हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो 2019 में आए हुए थे प्राथमिक लेवल के क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व अवधि, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। इसकी अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। इस समय में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा बच्चा घर पर ही सीखता है, जो दिन में 25 से 50 तक एक दिन में भाषा सीख सकता है, नेक्स्ट शब्द सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है प्रसूप्ति अवस्था, बी है सामाजिक अनुबंध, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए है जेंडर पक्षपात, बी है जेंडर पहचान, सी है जेंडर संबंधिता और डी है जेंडर समरूपता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। लैंगिक असमानता जिसे कहते हैं, तो लैंगिक असमानता क्या है? तो महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना, यह लैंगिक पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, डी है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन बी वाटसन, बी है लेव वाई गोत्स्की, सी है जीन पियाजे, डी है लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेव वाई गोत्स्की। लेव वाई गोत्स्की ने बच्चों के को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला है, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत वार्ता, बी है जोर से बोलना, सी है पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित, डी है आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है प्रबलन का, बी है अनुबंधन का, सी है मॉडलिंग का, डी है पाठ या ढांचा का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पाठ या ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है परिकल्पित मनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, सी है संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर सी है अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व और डी है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन नंबर ए है स्कीमा, बी है अवलोकन अधिगम, सी है अनुबंधन, डी है प्रबलम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा पियाजे की संरचना है। स्कीमा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित एवं व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। बी है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। सी है विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और डी है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। ये बिल्कुल गलत है। बी है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, ये भी गलत है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मक विचारक, बी है अभिसारी विचारक, और सी है अनम्य विचारक, और डी है आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मकता प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। रूही के गुण उसे सृजनात्मक विचार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बी है इस स्थिति को जैसी स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है तैयार नहीं करना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यून अवधान विकार, बी है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन नंबर सी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। ऑप्शन नंबर ए है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी है प्रबलन पर केंद्रित है, सी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन नंबर डी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बी है बच्चों को दंडित करना चाहिए, और सी है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, और डी है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी है बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देना, और सी है यंत्रवत याद करना, और डी है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णतः अलग है, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी है सन्निहित है, और डी है संबंधित नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। बी है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर बी है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। और सी है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और डी है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय विधिक प्रायोगिकात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। बी है आंतरिक अभिप्रेरणा कम बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर सी है यह बच्चों को प्रदर्शित आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऑप्शन नंबर ए है पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, एक सतत एवं समग्र मूल्यांकन और एक है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक व्याख्यान देकर, बी है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, सी है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, बी है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व दे करके, और सी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और डी है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन में है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें शारीरिक वृद्धि का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? ऑप्शन नंबर ए है विकास जीवन पर्यंत होता है, बी है विकास परिवर्त होता है, और सी है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और डी है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, बी है जन्मजात विशेषताएं, सी है पर्यावरणीय प्रभाव, डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार एवं पास पड़ोस, बी है परिवार एवं मीडिया, सी है परिवार एवं मीडिया विद्यालय एवं मीडिया, और डी है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय एवं मीडिया।